In the last class, we have discussed thermal expansion, calorimetry, and now we are moving to heat transfer. Heat transfer में सबसे important बात ये है कि हमारे पास दो मेजर फिनोमेना जिसको हमको स्टडी करना है. एक है कंडक्शन. What is conduction? Can you tell me? कंडक्शन की बात करेंगे तो कंडक्शन क्या होता है बताओ. इनफैक्ट कंडक्शन क्या है, जब आप जैसे एग्जांपल लो, ये मान लो एक रॉड है, इसको साइड से हमने इंसुलेट कर लिया है और यहाँ फ्लेम पे रख देंगे, ठीक है, और यहाँ अगर छुएंगे तो गर्म लगेगा कि नहीं लगेगा? If I touch it here, will it so hot or not? मतलब एक रॉड है, मेटालिक रॉड है, साइड से इंसुलेटेड है और यहाँ हम एनर्जी दे रहे हैं, मतलब यहाँ फ्लेम पे रख दिया इसको. इधर इफ आई टच दिस साइड, ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ विल इट फील हॉट हियर? इट्स अ मेटालिक रॉड. यस नो? यस यस ना? तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ जो एनर्जी आ रही है वो फ्लो करके यहाँ आ गई. तो ये जो एनर्जी फ्लो हुआ मेटेरियल मीडियम में हुआ नहीं, इसी को कंडक्शन बोलते हैं. जब कोई सॉलिड मटेरियल हीट का फ्लो करवाता है एक पार्ट से दूसरे पार्ट में, तो इसको हम कंडक्शन बोलते हैं. अब लॉ लेकिन एक डिफरेंस है कंडक्शन में. मान लो यहाँ का कोई मॉलिक्यूल है, तो क्या ये मॉलिक्यूल उठ के यहाँ चला आया? जब इसको थर्मल एनर्जी मिली तो ये उठ के यहाँ चला आया, ये यहीं पे ऑसिलेट कर रहा है. ये जब ज्यादा तेजी से ऑसिलेट करने लगा तो इसने अपने सराउंडिंग को थोड़ी ऑसिलेशन एनर्जी ट्रांसफर कर दी, उसने उसको कर दी, उसको कर दी. यानी मॉलिक्यूल ने अपने पोजीशन, मीन पोजीशन चेंज नहीं की, लेकिन एडजेसेंट मॉलिक्यूल को थ्रू हीट का ट्रांसफर हो गया. इसी को हम लोग कंडक्शन बोलते हैं. राइट? आ रही बात समझ में? कंडक्शन वो हीट फ्लो है जिसमें मॉलिक्यूल्स अपने मीन पोजीशन चेंज नहीं करते हैं, लेकिन कंसेक्यूटिव मॉलिक्यूल्स को एनर्जी देते हुए एक एंड से दूसरे एंड पे पहुंचा देते हैं. समझ में आई बात? ठीक है. यानी कंडक्शन में जो मॉलिक्यूल्स का मीन पोजीशन होता है वो चेंज नहीं करता है. ऑसिलेशन एनर्जी बढ़ जाती है अगर टेम्परेचर के साथ, तो ये अपनी एनर्जी थोड़ा सराउंडिंग को दे देता है, ये इसके दे देता है, ये इसको दे देता है, इस तरह से अल्टीमेटली यहाँ पहुंच जाता है एनर्जी. ठीक है, लिख लो, कंडक्शन के बारे में लिख लो. ठीक है, सो वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट पॉइंट हियर. ठीक है, देखो अब टाइम बहुत कम है, जल्दी जल्दी करना है भाई. ठीक है, लिखो. ठीक है, कंडक्शन इज द मोड ऑफ हीट फ्लो इन विच एनर्जी इज शेयर्ड, द वाइब्रेशनल एनर्जी इज शेयर्ड among adjacent molecules. Conduction is the heat flow in which vibrational energy is shared among the conjugative molecules without the mean positions of the molecules being changed. Without the mean positions of the molecules being changed. Sir, could you please repeat? ठीक है, लिख लो. Conduction is the mode of heat flow in which conduction is the mode of heat flow in which conduction is the mode of heat flow in which vibrational energy is shared among adjacent molecules without the mean positions of the molecules being changed. The vibrational energy is shared among the adjacent molecules without the mean positions of the molecules being changed. Is that clear? यानी आप देखिए डायग्राम में ये जो मॉलिक्यूल है वो यही ऑसिलेट कर रहे हैं, ये यही ऑसिलेट, लेकिन ये इसने इसको दिया, इस तरह से एनर्जी शेयर हो गया. ठीक है, ओके ओके. हाँ, मतलब मॉलिक्यूल खुद यहाँ से यहाँ नहीं चले गए. लिक्विड में क्या होता है, मॉलिक्यूल खुद मूव करके यहाँ से यहाँ चले जाते हैं तो एनर्जी शेयर करते हैं. यहाँ पे मॉलिक्यूल्स अपना मीन पोजीशन तो मेंटेन किए हुए हैं, लेकिन वाइब्रेशन एनर्जी एडजेसेंट के थ्रू होते हुए एक पार्ट से दूसरे पार्ट में चला जाता है. ठीक है, हाँ. बट इन मेटल्स इलेक्ट्रॉनिक मोशन, बट इन मेटल्स मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑल्सो एड्स टू कंडक्शन. ये भी लिख दो. बट इन मेटल्स मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑल्सो एड टू कंडक्शन. but in metals motion of electron also adds to क्या? कंडक्शन. मतलब इलेक्ट्रॉन
मेटल की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट भी कंडक्शन में रोल प्ले करता है। इज इट क्लियर? आ रही बात समझ में? अगर हम लोग Yes, sir. हाँ मेटल की बात करें तो जो इलेक्ट्रॉन का मोशन है उसकी वजह से भी कंडक्शन में रोल प्ले करता है। So motion of electron also adds to conduction in metals. Is that clear? ठीक है भाई? ओके ठीक है। तो ये दो बातें हो गई। ठीक है ओके ठीक है ओके। अब इसके बाद देखो क्या है। देयर इज अ वर्ड कॉल्ड स्टेडी स्टेट। व्हाट इज दैट? स्टेडी स्टेट एक वर्ड है। क्या मतलब होता है पता है? जैसे मान लो वापस मैं इस डायग्राम में जाता हूँ। देखो जैसे इसको मैंने फ्लेम पे रख दिया। ठीक है तो कुछ देर के बाद शुरू में क्या होता है, मान लो सब पूरे रॉड का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है। क्या है? मान लो इनिशियली द होल रॉड इज एट ए कॉमन टेम्परेचर ऑफ 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है? ठीक है भाई? शुरू में मान लो 10 डिग्री सेल्सियस था, अब हमने फ्लेम को ऑन कर दिया। अब क्या होगा बता सकते हो? फ्लेम को ऑन करने के बाद क्या होगा? क्या हर एक पार्ट का टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा या कुछ देर के बाद कांस्टेंट हो जाएगा? बताओ। फ्लेम को ऑन करने के बाद क्या होगा? हर एक पार्ट का टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा या कुछ देर के बाद कांस्टेंट हो जाएगा? फ्लेम को हमने ऑन कर लिया तो फ्लेम को ऑन करने के बाद क्या होगा? हर एक पार्ट का टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा या कुछ देर के बाद अलग अलग पार्ट के टेम्परेचर अलग अलग हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे? क्या होगा भाई? चलो एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो यहाँ मैंने फ्लेम लग दिया या रॉड रख दिया। ठीक है? शुरू में पूरा 10 पे था। यहाँ पे मान लो कुछ देर के बाद आ गया, ये टेम्परेचर आ गया 100 डिग्री सेल्सियस, राइट? और कुछ देर के बाद यहाँ आ गया मान लो 60 डिग्री सेल्सियस। तो क्या 2 घंटे के बाद यहाँ का टेम्परेचर 500 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा? बोलो बोलो। गैस के ऊपर रख दिया एक पार्ट, यहाँ का टेम्परेचर क्या 500 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा कुछ देर के बाद? हाँ या ना? बताओ। Yes, sir. नहीं होगा भाई। टेम्परेचर पहले तो बढ़ेगा, फिर कुछ देर के बाद ऐसी कंडीशन आ जाएगी कि अलग अलग पार्ट के टेम्परेचर अलग अलग होंगे, लेकिन वो फिर टाइम के साथ चेंज नहीं होंगे। ठीक है ओके। ऐसा मान लो तुमने गैस पे एक कढ़ाई चढ़ा के भूल गई। ठीक है ओके। तो 2 घंटे के बाद क्या कढ़ाई का टेम्परेचर 1000 केल्विन हो जाएगा? 500 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा? यही 100 के अराउंड ही रहेगा? उसमें रखा हुआ जो भी खाना होगा वो तो जल जाएगा, लेकिन क्या टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाएगा? 500 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा क्या? नहीं होगा। क्योंकि क्या होता है कि जैसे जैसे एक तरफ से हम हीट देना शुरू करते हैं तो दूसरी तरफ से जो फ्लो है वो भी बढ़ जाता है। तो अल्टीमेटली एक सिचुएशन बन जाती है कि अलग अलग पार्ट के टेम्परेचर अलग अलग है, लेकिन वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहे। उसको हम लोग स्टेडी स्टेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टेडी स्टेट। लिख लो, एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये, लिखो स्टेडी स्टेट। लिखिए स्टेडी स्टेट। क्योंकि हम लोग जो भी स्टडी करते हैं ना इसी स्टेट में करते हैं, स्टेडी स्टेट में। लिखिए दैट स्टेट व्हेन टेम्परेचर्स ऑफ डिफरेंट पार्ट्स आर डिफरेंट but do not change with the time. That state when temperatures of different parts are different. That state in which temperatures of different parts are different but do not change with the time. ठीक है भाई? That state in which temperatures of different parts are different but do not change with the time. Net heat absorbed or released by a part is zero. यानी मान लो यहाँ पे करंट I1 आया और यहाँ I2 चला गया, तो I1 इक्वल टू I2, यानी जितना आया उतना ही चला गया। यानी ना तो अंदर से कुछ रिलीज हुआ ना अंदर में कुछ एब्जॉर्ब हुआ। ठीक है भाई? That state in which temperatures of different parts, however being different, do not change with the time.
and no part of the conductor absorbs or release the heat. However, heat is flowing through them. यानी I1 is equal to I2 हो जाएगा. In steady state, थर्मल करंट यानी रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट को थर्मल करंट बोलते हैं. इन स्टेडी स्टेट थर्मल करंट यानी थर्मल करंट को अगर मैं I लिखूं, दैट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट. इन स्टेडी स्टेट थर्मल करंट, दैट इज I is equal to dq by dt, is same for all cross section. Is that clear? आ रही बात समझ में? जो थर्मल करंट है ना वो अलग अलग पार्ट में सेम हो जाएगा. ओके ये सब पार्ट थोड़े ज्यादा टाइम वाले हैं, लेकिन अब क्या करें क्योंकि अभी कुछ दिन बाद ही आ रहा है केबीपीआई, तो थोड़ा सा फास्ट चलना पड़ेगा. आ रही बात समझ में? क्या भाई सूरत क्लियर है? Yes, sir. यानी ये बात समझ में आ रही है कि अलग अलग पार्ट में करंट सेम ही है, भले ही टेम्परेचर अलग अलग है. ठीक है ओके. तो उसी को हम लोग स्टेडी स्टेट करते हैं. बाय डिफॉल्ट हम लोग जितनी भी चीजें सॉल्व करते हैं सभी स्टेडी स्टेट में ही करते हैं. कंडक्शन में एक्चुअली हम जो भी स्टडी करेंगे वो सब इसी के अंदर स्टडी करेंगे स्टेडी स्टेट में. यानी स्टेडी स्टेट में क्या होगा कि अलग अलग क्रॉस सेक्शन का करंट सेम होगा, हीट करंट. ठीक है ओके आगे बढ़े. अब किसी भी कंडक्टर के थ्रू हीट फ्लो का क्या फॉर्मूला होता है? जैसे मान लो ये कंडक्टर है, मान लो इधर ये रॉड है, मान लो इसका लेंथ L है और इधर साइड से इसको इंसुलेट कर रखा है. ठीक है इस एंड को मान लो हायर टेम्परेचर पे रख दिया T1 पे, इस एंड को लोअर टेम्परेचर पे रख दिया. तो इसके थ्रू जो करंट का फ्लो है हायर से लोअर पे होगा. हमेशा करंट का फ्लो किधर होता है? थर्मल करंट फ्लोज फ्रॉम व्हाट? I flows from हायर टू लोअर. समझ में आ रहा है? Yes, हाँ. और आई का जो फॉर्मूला होता है, मैग्नीट्यूड वाइज जो फॉर्मूला होता है वो हो जाता है के ए T1 माइनस T2 बाई L. ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है. थर्मल करंट का एक रॉड में ये फॉर्मूला होगा क्या? के ए T1 माइनस T2 बाई L. समझ में आ रहा है क्या? sir. आई का मतलब थर्मल करंट यानी रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट पर सेकेंड. ठीक है Yes, sir. आ रही बात समझ में? और ये हमेशा किधर फ्लो करेगा? Higher to lower. यस. ये थर्मल करंट. थर्मल करंट का मतलब क्या हुआ? रेट ऑफ थर्मल एनर्जी फ्लो पर सेकेंड, यानी जूल पर सेकंड बोल सकते हो या कैलोरी पर सेकंड बोल सकते हो. ठीक है ऐसा में बोलेंगे तो जूल पर सेकंड बोलेंगे. ठीक है Yes, sir. ओके. अच्छा देखो याद होगा ओम्स लॉ तुमने पढ़ा होगा रेजिस्टेंस में, R इज इक्वल टू V बाय I होता है ना? याद है? ओम्स लॉ पढ़ा है तुम लोगों ने 10th में? पढ़ा था पिछले साल. हाँ. तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट. Yes, sir. हाँ. तो उसी तरह से यहाँ भी हम लोग थर्मल रेजिस्टेंस डिफाइन करते हैं. ठीक है, लिख लो. थर्मल रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन थर्मल करंट. लिखो थर्मल रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन थर्मल करंट. तो क्या आ जाएगा बताओ? L बाई के आ गया. थर्मल रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज व्हाट? L बाई के. ठीक है भाई. Yes, sir. टी मतलब टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन करंट होता है, तो L बाई के आ गया. यहाँ पे दिख रहा है ना? Yes, sir. ये फॉर्मूला तब एप्लीकेबल है जब एरिया थ्रू आउट सेम हो, क्रॉस सेक्शन एरिया सेम हो और कंडक्टिविटी सेम हो. ठीक है मतलब मटेरियल सेम हो और एरिया सेम हो, जैसे रॉड हुआ इसके लिए वैलिड है. ठीक है Yes, sir. सिलेंडर में अगर लेंथ के अलॉन्ग हीट फ्लो होगा तो वैलिड है. ठीक है इज दैट क्लियर? ठीक है
और यहाँ भी सीरीज और पैरेलल का कॉन्सेप्ट हम लगा सकते हैं। तुम्हें याद है सीरीज होगा ना है? सर, अगर कोई इरेगुलर सरफेस हो तो वहां पे ये फॉलो नहीं होगा। नहीं, अगर मान लो ऐसा सरफेस है जिसका एरिया वेरी कर रहा है तो ये वैलिड नहीं होगा। ये रॉड के लिए, जैसे मान लो कोई रॉड है ना, ऐसे रॉड है, ठीक है, इधर से हमने इंसुलेट कर रखा है, इधर हीट फ्लो हो रहा है, तो वैलिड है ये फॉर्मूला, ठीक है। ओके ओके, सर। एक यूनिफॉर्म रॉड के लिए वैलिड है। अब जैसे मान लो किसी हॉलो स्फीयर में इनर से बाहर की तरफ, अंदर से बाहर की तरफ हीट फ्लो हो रहा है, ऐसे हो रहा है, तो भी वैलिड नहीं है ये, क्योंकि एरिया बढ़ता जा रहा है। या हॉलो सिलेंडर में इनर रेडियस से आउटर रेडियस, तो भी वैलिड नहीं है। हॉलो सिलेंडर में अगर लेंथ के अलोंग लग रहा है तो वैलिड है, ठीक है। यानी ये मान लो हॉलो सिलेंडर है और इसमें लेंथ के पैरेलल अगर हीट फ्लो हो रहा है तो भी वैलिड है। क्यों वैलिड है? क्योंकि एरिया सब जगह सेम ही है, ऐसे हीट फ्लो हो रहा है तो वैलिड है ये फॉर्मूला, ठीक है। मेरी Yes. बात समझ में आ रही है? जी सर। क्यों? क्योंकि जो एरिया क्रॉस सेक्शन यहाँ होगा वही यहाँ क्या होगा। लेकिन अगर ऐसे हीट फ्लो होगा हॉलो सिलेंडर में तो वैलिड नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम दूर जाएंगे क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ता जाएगा ना, इसमें भी वैलिड नहीं है, इसमें Yes. वैलिड में वैलिड नहीं, ऐसे में वैलिड है, ठीक है। ये फॉर्मूला तभी वैलिड है जब क्रॉस सेक्शन एरिया सेम हो। क्रॉस सेक्शन एरिया अगर वैरी करेगा तो वैलिड नहीं, राइट? ठीक है। और यहाँ भी हम लोग ना सीरीज पैरेलल वाली बातें कर सकते हैं। कैसे? तुमको याद है कि अगर जैसे मान लो दो रेजिस्टेंस होते थे ऐसे, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या बोलते थे? ऐसे मान लो ये R1, ये R2, तो मान लो अगर मैंने यहाँ पे हायर टेम्परेचर T1 दे दिया, और पैरेलल जब होते थे 1/R1 का हाँ, तो अगर मैं इन दोनों को हटा के एक सिंगल रेजिस्टेंस लगा दूं तो फॉर्मूला क्या होता था? R1 प्लस R2 होता था ना। जी सर। तो मान लो ये थर्मल रेजिस्टेंस है, ये भी थर्मल रेजिस्टेंस, यानी दो कंडक्टर मैंने ऐसे लगा दिए, ठीक है भाई। ये R1 है, ये R2 है, यहाँ T1 है, यहाँ T2 है। तो बताओ हीट करंट क्या होगा? क्या होगा हीट करंट? R1 प्लस 1/R2। हाँ, तो टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर हम क्या बोलेंगे? R1 प्लस R2 बोलेंगे ना। तो थर्मल करंट हो जाएगा हमारा T1 माइनस T2 अपॉन RE, यानी T1 माइनस T2 अपॉन R1 प्लस R2। क्लियर है? ये फॉर्मूला हो गया। आ रही बात समझ में? द आंसर इज T1 माइनस T2 अपॉन R1 प्लस R2। यस सर। ठीक है, ओके। ओके सर। हाँ, तो आप ये ध्यान दो कि अगर एक के बाद एक रेजिस्टेंस लगे होंगे तो उनको हम लोग रेजिस्टेंस इन सीरीज बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? रेजिस्टेंस इन सीरीज, ठीक है। और अगर डिफरेंट रेजिस्टर के डिफरेंट सरफेस के एंड एक कॉमन टेम्परेचर पे हो और दूसरे एंड अगर दूसरे टेम्परेचर पे हो तो उसको हम लोग पैरेलल बोल सकते हैं, ओके सर। ठीक है। तो एक सीरीज और पैरेलल का कॉन्सेप्ट हम यहाँ भी यूज कर सकते हैं, राइट? एक क्वेश्चन में अप्लाई करें इसको। यस सर। हाँ, चलिए एक क्वेश्चन लिखिए जरा, ठीक है, लिखिए। देयर इज ए डबल पैन ग्लास विंडो। डबल पैन ग्लास विंडो का मतलब क्या हुआ भाई? सर क्या? देयर इज ए डबल पैन ग्लास विंडो, पहले लिख लो उसके बाद डिस्कस करते हैं। यानी देयर डबल इज ए लेयर है। डबल पैन ग्लास विंडो, क्या मतलब हुआ? डबल लेयर। हाँ, तो वो डबल लेयर एकदम एक दूसरे के बाद होते हैं या बीच में कुछ एयर का गैप भी होता है? सर एक दूसरे की बात हो गई ना। हाँ, तो बीच में एयर का भी गैप होता है कि नहीं होता है? होता होगा। हाँ बिल्कुल, यानी जो डबल पैन विंडो होते हैं उसमें ग्लास का जो लेयर होता है उनके बीच में एयर का भी गैप होता है, ठीक क्या है। सर इसके अंदर पैरेलल हो जाएगा क्या? नहीं, सीरीज हो गया ना। ओह ओके सर। कैसे हुआ? इमेजिन कर पा रहे हो? तब कर तो जैसे ये पाए सर, ग्लास आप विंडो है डायग्राम मान बना लो, दीजिए। ये ग्लास है, ये भी ग्लास है, ठीक है। और ये बीच में एयर ट्रैप हो गया, तो जो हीट का फ्लो, मान लो रूम का टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है।
यस सर। या रूम का टेम्परेचर मान लो 20 डिग्री सेल्सियस है, बाहर का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, ठंड का मौसम है, तो हीट का फ्लो कैसे होगा? हायर ऐसे होगा की ना ओर भाई, होगा सर। अंदर से बाहर की तरफ होगा ना। यस सर। रूम का टेम्परेचर है ये, रूम टेम्परेचर कैसे मेंटेन किया? हीटर वीटर जला के मेंटेन किया मैंने, तो ऐसे फ्लो होगा ना। यस सर। हाँ, तो पहले मान लो ये रेजिस्टेंस आया, फिर ये रेजिस्टेंस आया, एयर एयर भी एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। ये मान लो R1 है, ये आइडेंटिकल है ग्लास पॉइंट्स, और ये R2 है, तो अभी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो गया? सर R1 प्लस R2 प्लस R3 जितने और होंगे उसके साथ। R1 प्लस R2 प्लस R1, ठीक है ना। जी सर। हाँ ये है, ठीक है, ओके। तो ऐसी एक कहानी है, अभी मैं पूछ रहा हूँ, ठीक है भाई, ओके। यस सर। हाँ लिखो, क्वेश्चन लिखो, लिखो। There is a double pane glass window in which thickness of glass pan is same as separation between their surface. There is a double pane glass window, ठीक है भाई। There is a double pane glass window in which thickness of pan is same as separation between their surfaces, ठीक है, ओके। ओके सर। ओके, यस सर। तो हाँ मतलब जितनी जो रजिस्टर हैं उनके बीच की स्पेस उनके मतलब साइज के बराबर होगी, मतलब जितने हैं। हाँ, जो उनके बीच का जो डिस्टेंस है ना, वो इनके थिकनेस के बराबर है। यस सर। यानी बीच में जो एयर ट्रैप होगा उसका भी लेंथ हम टी ही मानेंगे, ठीक है, ओके सर। ओके, ठीक है, ओके, जी ठीक है सर। भाई। When all pans are closed, temperature of room is 20 degrees Celsius. कितना? When all 20 pans are डिग्री। closed, temperature of room is what? 20 डिग्री। हाँ, 20 degrees Celsius, right? यस सर। But when a single pan is closed, जब एक ही pan close करते हैं, ठीक है, but when a single pan is closed, when all pans are closed, the temperature of room is 20 degrees Celsius. But when a single pan is closed, temperature of room is कितना? 20 डिग्री सेल्सियस। नहीं, टेम्परेचर ऑफ रूम इज 5 डिग्री सेल्सियस। ओके सर। जब सारे फैन क्लोज किए तब तो 20 डिग्री सेल्सियस, लेकिन जब एक सिंगल फैन क्लोज किया तो टेम्परेचर कितना दिया है? सर 5। हाँ, 5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ ग्लास एंड एयर? कंडक्टिविटी ऑफ ग्लास और कंडक्टिविटी ऑफ एयर बताना है, ये बताना।
What is the ratio of conductivity of glass and air? Assuming thermal current is same in both case. Assuming thermal current is same in both case. Assuming thermal current is same in both case. ये मानते हुए कि दोनों केस में थर्मल करंट तो सेम ही है. ठीक है भाई. यस सर. मतलब जो हीट फ्लो हो रही है दोनों केस में सेम रेट से हो रहा है. अंदर का टेम्परेचर पहले तो जब दोनों पैन क्लोज किए तब तो 20 डिग्री सेल्सियस था, लेकिन अब 5 डिग्री हो गया. नहीं, अरे जाड़े के महीने में ज्यादा प्रोटेक्शन चाहिए ना तुमको. यस रूम के अंदर कम प्रोटेक्शन देंगे तो रूम ठंडा हो जाएगा ना. जी सर. तो बताओ, ये प्रैक्टिकल यूज है, एकदम प्रैक्टिकल यूज जो है सीरीज ऑफ रेजिस्टेंस का. प्रैक्टिकल मतलब क्या होगा यही समझाने के लिए दिया. ये पुराना आईआईटी का प्रॉब्लम है. इट्स एन ओल्ड आईआईटी प्रॉब्लम. आईआईटी का. हाँ, पुराना प्रॉब्लम है आईआईटी का ये, लेकिन कॉन्सेप्चुअली बड़ा अच्छा प्रॉब्लम है. तो इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए, सीरीज और पैरेलल को, सीरीज को समझाने के लिए अच्छा प्रॉब्लम है. जी सर. बेसिक से थोड़ा दिमाग लगाओ, आ जाएगा अपने आप. सर आपने एक फॉर्मूला बताया था वो मैं नोट करना भूल गया था, एक बार रिपीट कर दिए. फॉर्मूला ये है कि जो रेजिस्टेंस होता है उसका फॉर्मूला होता है टेम्परेचर डिफरेंस T1 माइनस T2 बाय थर्मल करंट. T1 माइनस T2 अपॉन थर्मल करंट. हाँ, ये ओके फॉर्मूला सर. इसी का यूज भी है इसमें. सर इसके अंदर थर्मल करंट नहीं दिया ना, निकालना है ना. थर्मल करंट ये दिया कि दोनों के इसमें सेम ही है. ओके सर. जो रेट ऑफ फ्लो होता है ना, हीट फ्लो, इसी को थर्मल करंट बोलते हैं. तो निकाले बिना ही हम लोग सर सॉल्व कर दो सकते बार R1 दिया है. हैं. सर दो बार मतलब दोनों R1 है, मतलब सेम थिकनेस के. हाँ बिल्कुल. तो पहले केस में इसकी वैल्यू क्या हो. 2R1. T1 तो हमारा 20 था, तो 2R1 15 अपॉन I. हाँ, इसमें पहला इक्वेशन ये बन गया कि मान लो इसको हम R1 मान लें, इसको R2 मान लें, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो गया. 2R1 प्लस R2 हुआ ना भाई. यस सर. तो 2R1 प्लस R2 इक्वल टू डिफरेंस यानी 20 बाय I. यस सर. नहीं ऐसा जो सर इसके अंदर T1 माइनस T2 नहीं किया हमने. किया तो है. तो T1 कितना है T1 तो 20 था ना. और T2 तो आउटसाइड टेम्परेचर है ना भाई. ओके सर. ओके. ओके. जी नहीं, जी सर. डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर लेना है ना, चेंज इन टेम्परेचर थोड़ी ना लेना है. यस. बाद में तो देखो, जैसे मैं एक ही पैन को क्लोज करूंगा तो इसका मतलब दूसरा R1 हट गया और दूसरा R1 हट गया, तो ये एयर भी अब फ्री हो गया, यानी ये भी हट गया. यस सर. समझ में आ रहा है. रिपीट कर दीजिए अभी जो आपने अभी क्या कहा. जैसे आप अभी आप दोनों पैन को क्लोज करेंगे तो आपके पास 3 रेजिस्टेंस हो गए, R1 और बीच का एयर, राइट. जब आपने दोनों पैन को क्लोज किया तो 3 रेजिस्टेंस थे ना भाई, 2R1 प्लस R2 थे ना. यस सर. अब जैसे इसको खोल दोगे मान लो, तो ये जो बीच में जो ट्रैप्ड एयर थे वो भी तो भाग गया. ये पूरा तो एटमॉस्फेयर हो गया ना अब तो. हीट लॉस हो जाएगी फिर. हाँ, मतलब ये पूरा एटमॉस्फेयर बन गया, यानी ये टेम्परेचर क्या हो गया, 0 डिग्री सेल्सियस आ गया. यस सर. अब क्या इक्वेशन बनाएंगे. इक्वेशन
हाँ, नया क्वेश्चन क्या बनेगा? ये बनेगा R1 इज इक्वल टू, अब खाली R1 ही रेजिस्टेंस है, 5/I। समझ आया? यस सर। हाँ, तो बताओ R2 और R1 में क्या रिलेशन है? सो व्हाट इज R1/R2? सर पता नहीं, मेरे लैपटॉप में नीचे की स्लाइड नहीं दिख रही है आपकी। एक सेकेंड में दिख जाएगी। ऊपर लिख दूं क्या? यस सर, ऊपर लिख मतलब दीजिए। देखो, दो बेसिक इक्वेशन हमारे पास ये बन रहे हैं। एक बन रहा है 2R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 20/, दूसरा बन रहा है R1 इज इक्वल टू 5/I। समझ में आ रहा है? तो सर हम वैल्यू निकालने के लिए इसके अंदर R1 की वैल्यू पुट कर देंगे ना? हाँ, यानी I को हटा दो, जो अननोन है उसको हटाते हैं ना। जी यानी सर। मैं देख सकता हूँ 2R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 4R1 आ गया इससे। यस सर। यानी R1/R2 क्या आ गया? 4R1 आ गया, उसके बाद R1 की जगह 5/I लिखेंगे, हाँ, फिर 20 फाइव अपॉन। बाई आई की जगह पे R1 लिख दिया तो 4R1 बन गया ना, ये 20/। जी सर। तो R1/R2 क्या बन गया? 1/2 बन गया ना। यस सर। और R1 क्या है? ग्लास का। यानी R1 क्या क्या इक्वेशन हो गया? T/kg/A, ये हुआ ना। और R2 क्या हो गया? T/K/AR/A। सर ये आपने kg/A क्यों लिखा? देखो, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था? लेंथ अपॉन कंडक्टिविटी अपॉन एरिया, यही था ना, अभी तो डिराइव किया था मैंने। लेंथ अपॉन। यस सर। तो वही यूज किया है। अभी लेंथ क्या हो गया? T हो गया। यस सर। और कंडक्टिविटी kg ग्लास का मान लिया। ओके सर। और क्रॉस सेक्शन एरिया तो A है, और जो कि सबके लिए सेम ही है ना। जी सर। वही जब हम R2 यानी एयर में लगाएंगे तो क्या लिखेंगे? T/K/A। यस सर। तो R1/R2 अब हमको पता है। हमें क्या पूछा है? जी सर। हमें क्या पूछा है? कंडक्टिविटी ऑफ ग्लास अपन कंडक्टिविटी ऑफ एयर, यही पूछा है ना। यस सर। क्या आंसर है? सर इन दोनों को कर देंगे डिवाइड, उसके बाद एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कट जाएगा, टीवी कट जाएगा। ये भी कट जाएगा, उसके बाद ये बचा ना 1 हाँ, बिल्कुल सही। 1 सॉरी kg अपॉन k, फिर उसका बाद ऊपर चला जाएगा हाँ, तो 2 आ गया आंसर क्या? 2। हाँ, तो आंसर आ गया 2, यानी मेरे क्वेश्चन का आंसर 2 आ गया। समझ में आया तुमको? जी सर। इसी को बोलते हैं सीरीज। सीरीज का मतलब क्या होगा? प्रैक्टिकली जो करंट फ्लो होगा एक के बाद एक होगा, तो उसको बोलेंगे सीरीज ऑफ रेजिस्टर्स। ठीक है? यस सर। राइट। जी सर। और अगर डिफरेंट सरफेस का एक एंड कॉमन टेम्परेचर पे है, दूसरा एंड अनदर टेम्परेचर, को पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलेंगे। यस सर। क्या बोलेंगे? पैरेलल। हाँ, पैरेलल कॉम्बिनेशन। जैसे कोई बॉक्स है ना, उसके अलग अलग जो एज हैं, अलग अलग जो सरफेस हैं, वो पैरेलल पैरेलल की तरह सर काम अगर करेंगे। ठीक पैरेलल है? होगा तो उसमें 2 से ज्यादा देगा क्या? पैरेलल होगा तो हाँ, 4 भी हो सकता है। मतलब जैसे एक बॉक्स है, उसका सर 4 सर। मिनिमम कितने देंगे जैसे अगर पैरेलल हुआ? ये जो 2 या 2 से ज्यादा कुछ भी दे सकते हैं, 4 5 6 भी दे सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। सिमेट्रिकल होगा तब तो आराम से निकल जाएगा ना। जी सर। ठीक है? यानी कभी भी एक डिफरेंट रेजिस्टेंस के एक एंड कॉमन टेम्परेचर पे हो, दूसरा एंड कॉमन टेम्परेचर पे हो, तो उसको हम लोग पैरेलल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एक एंड कॉमन टेम्परेचर पे और दूसरा एंड कॉमन टेम्परेचर पे। हाँ, ठीक है। एक पुराना क्वेश्चन है, मतलब आसान सा क्वेश्चन है। बताओ, दो बॉडी के बीच में दो रेजिस्टेंस पहले सीरीज में लगा दिया, दो आइडेंटिकल रेजिस्टेंस पहले सीरीज में लगा दिया, फिर दो आइडेंटिकल रेजिस्टेंस पैरेलल में लगा दिया। तो बताओ, रेट ऑफ हीट फ्लो का रेशियो क्या होगा? रेट ऑफ हीट फ्लो का, एक सेकंड। हाँ, दो बॉडी के बीच में पहले दो आइडेंटिकल रेजिस्टेंस सीरीज में लगा दिया, फिर दो आइडेंटिकल रेजिस्टेंस पैरेलल में लगा दिया, तो रेट ऑफ हीट फ्लो क्या होगा? पहले सीरीज में तो R1 प्लस R2 वाला लगाएंगे, उसके बाद वो 1 अपॉन वाला लगाएंगे।
हाँ बिल्कुल सही। तो इसका मैं न्यूमेरिकल फॉर्म देता हूँ, क्वेश्चन लिखो जरा। कर देंगे डिवाइड करके। बिल्कुल सही, एक क्वेश्चन कर लो। सर एक बिटवीन सेकंड में नोट कर रहा हूँ, 10 सेकंड में आ रहा हूँ। हाँ ये नोट कर लो, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लो। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देने के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ। अरे हमारे बंसल साहब कहाँ रह गए? हेलो सर, आ गए मैं। हाँ चलो एक क्वेश्चन लिखो। ठीक जी है, सर लिख रहे हैं। लिखो लिखो। बिटवीन ए एंड बी टू आइडेंटिकल रजिस्टर्स आर ज्वाइंड इन सीरीज। ठीक है, ओके। बिटवीन ए एंड बी two identical resistors are joined in series and rate of heat flow is, yeah एक मिनट, between A and B two identical resistors are joined in series, ठीक है। between A and B two identical resistors are joined in सीरीज। series, ठीक है, okay, and the rate of rise of temperature of B is 1 degree Celsius per second, ठीक है, and the rate of rise of temperature of B is what? 1 डिग्री सेल्सियस per second, ठीक है, ओके। सर आपने क्या बोला था? रेट एंड द रेट ऑफ बी इज Rate of rise of temperature of B is 1 degree Celsius per second. Rate of rise of temperature of B is 1 degree Celsius per second, ठीक है। जी सर। हाँ, what is the rate of rise of temperature of B when the resistances are joined in parallel? What is the rate of rise of temperature of B when resistances are joined in parallel? इन्हीं दो आइडेंटिकल रेजिस्टेंस को अगर मैं पैरेलल में लगा देता तब रेट ऑफ राइज ऑफ टेम्परेचर क्या होता? सर इस क्वेश्चन में दो आइडेंटिकल रेजिस्टर्स दिए हैं जो पहले सीरीज में है। हाँ उसके बाद पहले का रेट हमें दिया हुआ है, मतलब 1 डिग्री सेल्सियस पर सेकेंड। हाँ उसके बाद अगर इन्हीं को पैरेलल में लगा दें तो इसका क्या रेट होगा ये हाँ, पूछा। रेट ऑफ राइज ऑफ टेम्परेचर क्या होगा बी का? हाँ, ओके सर, ऐसे इनफैक्ट क्वेश्चन तो समझ गया इतना तो। हाँ, बस अब इसको यूज करो, सीरीज और पैरेलल का अच्छा क्वेश्चन है ये। रेट ऑफ राइज ऑफ टेम्परेचर तो थर्मल करंट के प्रोपोर्शनल है। नहीं, जी अरे सर। रेट ऑफ राइज ऑफ टेम्परेचर किसके प्रोपोर्शनल है? थर्मल करंट के। जी सर। इसका मतलब तुमको ये बताना है कि सेकंड केस में थर्मल करंट कितना टाइम हो जाएगा पहले केस के। ओके सर। सर पहले स्टार्ट कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? देखो ऐसे सोचो जी सर। कि जो रेट ऑफ राइज ऑफ टेम्परेचर है, ठीक है, वो किसके भरोसा? रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट के।
जी सर, यानी मतलब अगर मैं अगर हीट फ्लो कैपेसिटी, फास्ट होगी तो यानी रेट भी ज्यादा होगा। हाँ मान लो हीट कैपेसिटी बी का मैं एच बी नाम दे देता हूँ क्या, एच एचपी। तो डी टी बाई डी टी हुआ, ये आई का फॉर्मूला। सर ठीक ये है, फॉर्मूला है। हाँ हीट करंट इज इक्वल टू हीट कैपेसिटी इनटू रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। जी सर। ये तो पता है ना भाई, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू हीट कैपेसिटी इनटू चेंज इन टेम्परेचर। जी और थर्मल करंट है क्या, रेट ऑफ हीट फ्लो ही तो है। यस आई सर, है ये क्या, वाला डेल्टा क्यू बाई फॉर्मूला डेल्टा मुझे टी। पहले पता नहीं था। सर हाँ, हमने एचबी क्या लिया था, एचबी। हीट कैपेसिटी ऑफ बी। और ये ओके सर। सर ये तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ना। नहीं एक है ही नहीं ना, एक है हीट कैपेसिटी ऑफ बी इंटू रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर हुआ ना। नहीं सर, ये जो आई इज इक्वल टू ये वाला लिखा है आपने इसमें। आई इज इक्वल टू एच बी इंटू डी टी बाई डी टी लिखा है। अच्छा डी टी, डी डी टी अपॉन। डी कैपिटल टी अपन डी टी, कैपिटल टी टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है, डी टी रिप्रेजेंट कर रहा है टेम्परेचर चेंज को, और ओके डी स्मॉल टी रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम को। ओके सर, मतलब एक टेम्परेचर वाला ऊपर और नीचे टाइम। हाँ, कैपिटल टी इज टेम्परेचर, स्मॉल टी इज टाइम। जी ठीक सर। है, जी तो अगर बी का मैं कह रहा हूँ कि टेम्परेचर चेंज क्या होगा, यानी हमको ये देखना है कि आई का क्या हुआ। ठीक है, तो ये बताओ सर जब हम दो आई का आइडेंटिकल रेजिस्टेंस को सीरीज में लगाएंगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो जाएगी। सर क्या। जब दो आइडेंटिकल रेजिस्टेंस को हम सीरीज में लगाएंगे यस तो सर। रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी। सर डायरेक्ट ऐड कर देंगे ना, R1 प्लस R2। हाँ बिल्कुल सही, यानी पहले केस में अगर मैं करंट को आई वन कहूं तो आई वन इज इक्वल टू टी ए माइनस टी बी बाई टू आर, है ना। यस सर। और दूसरे केस में क्या होगा, मान लो आई टू कहें तो टी ए माइनस टी बी अपॉन 1 अपॉन 1 R प्लस 1 R। हाँ, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर बाई टू हो गया ना। जी सर। तो कैन यू से आई टू इज फोर आई वन। हमने पहले इसमें क्या किया अभी, जो हम आई को मान के चल रहे थे, एक बार ये बता दीजिए। आई का मतलब थर्मल करंट है ना, उसका फॉर्मूला होता है टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन जी रेजिस्टेंस। जी 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 जी, ओके सर, यस सर, समझ गया। तो पहले रेजिस्टेंस हो गया टू आर, अभी हो गया आर बाई टू, क्योंकि पहले में लगा दिया ना। यस सर, समझ गया। तो नेक्स्ट केस में मतलब सेकंड केस में जो करंट है वो फोर टाइम्स है पहले केस का, राइट। यस सर। तो रेट ऑफ राइज ऑफ टेम्परेचर क्या हो जाएगा। 4 4 डिग्री सेल्सियस पर सेकेंड। बिल्कुल गॉट इट, 4 डिग्री सेल्सियस पर सेकंड, ये मेरा आंसर हो जाएगा, समझ में आया। यस सर। हम्म, तो इस तरह से सीरीज और पैरेलल की बात हम लोग करेंगे तो कैसे करेंगे, समझ में आया। यस सर। ठीक है, जी सर। ओके। यस सर। हाँ आगे बढ़े हैं। यस सर। सर अभी हम कौन से चैप्टर का वैसे पोर्शन कर रहे हैं जो स्पेसिफिकली। ये कंडक्शन का क्वेश्चन कर रहे हैं, थर्मल कंडक्शन। थर्मल कंडक्शन। सर ये कौन सा हाँ, चैप्टर है। ये हीट जब हम लोग स्टडी करते हैं ना तो हीट फ्लो स्टडी करते हैं, यस सर। थर्मल कंडक्शन। ठीक है, उसके बाद रेडिएशन डिस्कस करेंगे, ठीक है। जी सर। जैसे कंडक्शन होता है उस तरह से रेडिएशन भी होता है। रेडिएशन भी तो एक तरीके से एनर्जी होती है ना। हाँ बिल्कुल, देखो हीट का फ्लो का मतलब ही हो गया एनर्जी का फ्लो। यस सर। सर थर्मल मतलब फ्लो, हीट जैसे होती है कोई चीज तो उसमें से रेडिएशन के फॉर्म में हीट होती है ना। हाँ मतलब हीट फ्लो के तीन कैटेगरीज होते हैं, एक होता है यस कंडक्शन। सर, जैसे मतलब वेवलेंथ अलग अलग ऐसा होता है उसके लिए। हाँ बिल्कुल, मतलब रेडिएशन के थ्रू भी तो एनर्जी का फ्लो ही होता है ना। यस सर। जैसे हम सन के अंदर जाते हैं तो हमको सोलर रेडिएशन से एनर्जी मिलता है। ठीक है, ओके जी। ओके। यस सर। ठीक है, तो ये हो गया सीरीज का कॉन्सेप्ट, ठीक है, समझ में आया। यस सर। हाँ, अब देखो किसी भी बॉडी के डिफरेंट सरफेस से जो हीट फ्लो होता है तो अलग अलग सरफेस पैरेलल हो गए, क्या हो गए। पैरेलल हो गए। हाँ, ओके। कैसे, अगर डिफरेंट रजिस्टर्स के एक एंड एक टेम्परेचर पे हो और दूसरा एंड अनदर टेम्परेचर पे हो तो उसको हम लोग पैरेलल अरेंजमेंट बोलेंगे। ठीक, लिखो।
When the one end of different resistors are at one common temperature, when one end of different resistors are at one common temperature, when one end of different resistors are at one common temperature, when one end of parallel, when one end of different resistors are at one common temperature, different resistors are at one common temperature, one common temperature. ठीक है, Yes, sir. and other ends are at another common temperature, And and other ends are at another common temperature. are at another common temperature. It is known as parallel arrangement. It is known as ठीक है भाई, sir, it is known as parallel arrangement. arrangement. ठीक है, Yes, sir. ठीक है. For example, when the heat flows between Surat, are you there? Yes, sir. हाँ. और यासिका? Yes, sir. ओके, ठीक है. हाँ हाँ, ठीक है. ओके, तो मैं ये कह रहा था, जब डिफरेंट रजिस्टर का एक एंड एक कॉमन टेम्परेचर पे हो और दूसरा एंड अनदर कॉमन टेम्परेचर, तो उसको हम लोग पैरेलल बोलेंगे. ठीक है ना? तो मान लो एक क्यूबिकल बॉक्स है, ठीक है? Suppose there is a cubical box. Yes, sir. In which there is ice and ice is melting. ठीक है? तो इस क्यूबिकल बॉक्स के जो डिफरेंट सरफेसेस को अगर मैं रजिस्टर मान लूं, तो ये कैसा अरेंजमेंट हुआ? पैरेलल हुआ कि सीरीज हुआ? Sir, parallel. हाँ, क्योंकि देखो सभी अलग-अलग एंड है शायद इसलिए. हाँ, क्योंकि सभी सरफेस का जो अंदर वाला एंड होगा वो मेल्टिंग आइस के टेम्परेचर पे होगा, नहीं? और बाहर वाला एंड किसके टेम्परेचर होगा? आउटसाइड टेम्परेचर पे होगा. तो कौन सा हो गया? पैरेलल. यानी किसी बॉक्स के डिफरेंट सरफेसेस किस टेम्परेचर, किस तरह के अरेंजमेंट हुए? पैरेलल अरेंजमेंट. ठीक है? यस सर. ठीक है, तो डिफरेंट लिख लो यहाँ पे, डिफरेंट सरफेसेस ऑफ ए बॉक्स आर पैरेलल अरेंजमेंट. ठीक है? ठीक है, different surfaces of a box are parallel arrangement when heat is flowing through them. ठीक है? Right? Okay? Parallel arrangement when Heat is flowing through them. Okay, sir. ठीक है? हाँ लिखो. There is a cubical box. सर ये क्वेश्चन है. हाँ. There is a cubical box of side length 10 centimeter. There is a cubical box of side length 10 centimeter. ठीक है? There is a cubical box of side length 10 centimeter and thickness of material of box 1 millimeter. Clear है? And thickness of material of box कितना? 1 millimeter. हाँ. Outside temperature is 40 degrees Celsius. कितना? 40 degrees Celsius. हाँ. And ice placed inside
is melting at the rate of, and ice placed inside is melting at the rate of 1 gram per second. ठीक है भाई? And ice placed inside is melting at the rate of what? वन ग्राम पर सेकेंड। हाँ, मतलब बॉक्स के अंदर आइस है जो कि मेल्ट कर रहा है। किस रेट से मेल्ट कर रहा है? 1 ग्राम पर सेकेंड। हाँ, तो आपको बताना है व्हाट इज द कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ आइस, ठीक है, बॉक्स। व्हाट इज द कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ बॉक्स? So you have to tell me what is the conductivity of the material of box. क्वेश्चन समझ पा रहे हो? यानी ऐसे सोचो, What is the conductivity of material of box? yes. यानी सर हमें हीट ट्रांसफर निकालना है एक तरीके से, कितनी जल्दी हीट ट्रांसफर हो रहा है। हाँ, बिल्कुल सही। ओके सर। मतलब जो बॉक्स का हर एक सरफेस है ना, वो एक कंडक्टर की तरह काम कर रहा है। ओके सर। सर जो बॉक्स का क्या बोला अभी आपने? बॉक्स का जो हर एक कितने सरफेसेस होंगे बॉक्स में? हर एक कितने होंगे? क्यूबिकल बॉक्स है तो कितने होंगे? सर 6। तो हर एक सरफेस किसकी तरह काम कर रहा है? सर कंडक्टर की तरह, रजिस्टर की तरह। ठीक है, रजिस्टर की तरह। ओके सर। हाँ, तो हर एक बॉक्स के अंदर का जो भी टेम्परेचर होगा, हर एक सरफेस का अंदर वाला एंड तो उसी टेम्परेचर पे है। यस सर। तो बताओ अंदर क्या टेम्परेचर है? आइस किस टेम्परेचर पे मेल्ट करता है? आइस सर जब 0 से ऊपर होता है। 0 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट करता है ना। यस सर। तो अंदर का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस दिया, बाहर का क्या दिया है? सर बाहर का 40। अच्छा, तो अगर मैं मान लूं कि एक सरफेस का रेजिस्टेंस अगर R है तो हीट करंट क्या होगा? एक सरफेस का R है हाँ तो सर फिर 6 हो गए ना, पैरेलल है। हाँ, नहीं तो एक सरफेस के थ्रू क्या करंट है? 40/R है। 40/R। एक सरफेस का रेजिस्टेंस अगर R मान ले तो एक सरफेस के थ्रू 40/R करंट जाएगा ना। जी सर। तो टोटल करंट कितना हुआ? 6I। जी सर। आ रहा है समझ में? यस सर। नहीं, ना सर आ तो रहा है। हाँ, तो ये हमारा नेट करंट आ गया, समझ में आ रहा है? यानी हमारा टोटल करंट इतना होगा, मतलब। और इसी रेट से, इसी की वजह से ये आइस मेल्ट कर रहा है। आइस अगर 1 ग्राम पर सेकंड मेल्ट कर रहा है तो बताओ 1 ग्राम आइस को मेल्ट करने के लिए कितना हीट चाहिए? सर ये जो हमारी वैल्यू आई है। हाँ, 1 ग्राम आइस को मेल्ट कर रहा है ना ये हीट पर सेकंड। 1 ग्राम मेल्ट, यानी इसी हीट से मेल्ट हो रहा है ये। यस सर। तो 1 ग्राम आइस को मेल्ट करने के लिए कितना हीट चाहिए? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पता है ना तुमको? सर एक बार रिपीट कर दीजिए। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन तो सॉलिड के लिए होता है ना? हाँ, तो आइस सॉलिड ही तो होता है, आइस वाटर बन रहा है। जी सर। तो 80 कैलोरी पर ग्राम होता है ना। यस सर। ओके सर, मैं भूल गया था। हाँ, तो 80 कैलोरी पर ग्राम का मतलब जूल में देखें तो 80 × 4.2। 80 कैलोरी। 80 × 4.2 याद है ना? जी सर। ये बराबर किसके हो गया? 80 × 4.2, राइट? यस सर। तो आर मिल गया तुमको? आर, यस सर, आर मिल जाएगा इससे। हाँ, अब जरा आर के बारे में सोचना। आर क्या है यहाँ पे? किसी भी सरफेस को देखेंगे तो उसका एरिया क्या? L² है। थिकनेस क्या है? T है। यस सर। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाएगा T/L² × कंडक्टिविटी, ये हो जाएगा। ठीक है, ओके सर। T यू नो? R is equal to T/L² into K। हाँ, सर K क्या था? K कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल जो हमको पूछा हुआ है। ओके सर। तो T हमको पता है ना, 1 mm, यानी
मीटर में कहें तो 10⁻³ हो गई। और सर हमें एल पता है इसके अंदर, 10 पता है, 10 L 10 सेंटीमीटर, तो 10 स्क्वायर तो मीटर में रख देना, यूनिट की होमोजेनिटी मेंटेन करना, ठीक है। सर 1 अच्छा इसे चेंज करना पड़ेगा हमें। हाँ, और K निकालना है तुमको, R निकाल ही चुके हो, ठीक है। यस सर, कर लोगे सॉल्व? यस सर, ट्राई करते हैं, कर लूंगा। हाँ, बताओ क्या आंसर आ रहा है। सो व्हाट डू यू गेट हियर इज, सर थिकनेस को तो एमएम में ही रहने देंगे ना। थिकनेस को mm को कन्वर्ट कर लेना ना, तभी तो मिलेगा। मान लो एमएम ऐसा ही सब कुछ चाहिए अच्छा, तो ऐसा ही कर देंगे ना। थिकनेस को भी कन्वर्ट करना है और एल को भी मीटर में। तो R जो है वो आ रहा है तुम्हारा यहाँ पे 80/40 × 2। R क्या आ रहा है? सर इसके अंदर पहले हम एल को भी मीटर में करेंगे कन्वर्ट और टी को भी। हाँ, तभी तो यूनिट यूनिट की होमोजेनिटी मिलेगी ना। यस सर, ओके सर। तो T हो गया 1 mm यानी 10⁻³ और L का स्क्वायर है तो 10⁻², 100। हाँ, तो ये हो गया 10⁻², ठीक है। और R की बात करेंगे तो R है हमारा R is actually 1, R क्या आ रहा है? सही से बता रहे हैं। आ रहा है 6/, एट 8.4। तो ये 8.4/6 आ रहा है भाई, ये आ रहा है। मेरा आंसर आ रहा है 8.4/60। .12 आ रहा है क्या? सर हमें के तो निकालना है ना इसके अंदर। हाँ, K की वैल्यू आ गई 0.12 और सर ऐसा आर की यूनिट। जगह जो हमने अभी यहाँ पे निकाली उसको पुट कर देनी है। हाँ बिल्कुल, तो K निकाल जाएगा 0.12 ऐसा यूनिट, ठीक है। ओके सर। और K का यूनिट क्या होगा? जूल। K का यूनिट हो जाएगा सर आप बोल दीजिए, मैं ऐसे ही लिख दूंगा। K का यूनिट हो जाएगा जूल पर सेकेंड पर मीटर। जूल पर सेकेंड पर मीटर। हाँ, तो ये आंसर मेरा हो गया सर ये मतलब 0.12 जूल फिर पर सेकेंड पर मीटर, ठीक है भाई। सेकेंड के नीचे मीटर आएगा तो वो जूल इनटू मीटर हो जाएगा अगर हाँ हम हाँ ठीक तरीके ठीक, से देखें। जूल अपॉन सेकेंड मीटर ऐसे लिख दो, ठीक है। यस सर। डन, समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ, तो इस तरह से सीरीज और पैरेलल का ये मतलब है, ठीक है। ओके, चलो अब अगले क्लास में हम लोग रेडिएशन की बात यस करेंगे, सर, ठीक है। इजी था ये। ओके बाय, यस सर, थैंक यू सर। थैंक यू Thank बेटा, थैंक यू।